So we will begin with new chapter today, chapter number 10, magnetic fields due to electric currents. So next chapter is magnetic fields due to electric currents. अब बुक टू बुक इस चैप्टर का नाम अलग अलग होता है. In some book, in the old syllabus, same chapter was called as magnetic effect of electric current. New syllabus में it is magnetic field due to electric current. Higher level physics में इसको बोलते हैं magnetostatics. जैसे electrostatics वैसे magnetostatics. तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले we should have a connection between electrostatics and magnetic field. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर अच्छे से समझा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, अराउंड 70% कॉन्सेप्ट एज इट इज यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं. सिर्फ डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस समझने के लिए पहले हमको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. और इफ यू लुक एट द सिलेबस सीक्वेंस ऑफ चैप्टर देखोगे, 11 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद था इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, उसके बाद था मैग्नेटिज्म. 12th में भी सेम सीक्वेंस है, electrostatic, then you have current electricity and then you have magnetic field due to electric current. अब ऐसा सीक्वेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज तो ठीक है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक रिवीजन कर लेंगे. लेट अस लुक एट लिटिल बिट बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यू टॉक ओनली अबाउट स्टैटिक चार्जेस. नाम में ही है, इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट. तो 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप you study all the properties related to charges at rest, and to be very specific, we study properties of point charges at rest. मतलब सारे के सारे चार्जेस किसमें थे? पॉइंट चार्जेस थे. 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में we talk about extended charges. Extended charges मतलब like charge on a sphere, like charge on a long straight wire, like charge on a infinite plane sheet. तो हमारे पास एक पेपर प्लेन शीट है infinitely long, इस पे चार्जेस है. तो 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पे पॉइंट चार्जेस है, यहाँ पे एक्सटेंडेड चार्जेस है, और बाकी कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस. बट द आइडिया हियर इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप स्टार्ट करते हो तो यू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, लाइक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. अगर आपको याद होगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ. अगर मेरे पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और दोनों में डिस्टेंस अगर R है, तो फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज गिवन बाय 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. करेक्ट. देन हमने इसका वेक्टर फॉर्म भी देखा था, हमने इसका स्केलर फॉर्म भी देखा था. स्केलर फॉर्म तो मैंने अभी भी बता दिया, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट is 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. बट अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो नोटेशन चेंज होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. मतलब फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? फर्स्ट चार्ज. कौन एक्सर्ट कर रहा है? सेकेंड चार्ज. और ये फोर्स होता है रिपल्सिव. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज फ्रॉम 2 to 1. क्योंकि दोनों चार्जेस क्या है? पॉजिटिव है, तो दोनों चार्जेस में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा. फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? फर्स्ट चार्ज. और एक्सर्ट कौन कर रहा है? सेकेंड चार्ज. मतलब सेकेंड चार्ज पहले चार्ज को खुद से अवे पुश करेगा. तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका डायरेक्शन है 2 to 1. इसको हम लिखते हैं R21 कैप. तो जब आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 फाइंड करते हो तो डायरेक्शन होता है 2 to 1, तो यहाँ आएगा R21 कैप. बट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. अगर पहला चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दूसरा एक्सर्ट करेगा, तो उल्टा भी है, सेकेंड चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और एक्सर्ट कौन करेगा? फर्स्ट चार्ज. तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज फ्रॉम 1 to 2. सेकेंड चार्ज अगर पहले चार्ज को अवे पुश करता है तो पहला भी दूसरे को अवे पुश करता है. तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज 1/4 pi epsilon 0
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर R12 कैप। और यहाँ से आप एक्शन रिएक्शन भी प्रूव करते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ से R21 कैप इज माइनस ऑफ R12 कैप, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। R21 कैप क्या है, क्या है R21 कैप, माइनस R12 कैप। लेकिन ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। R12 कैप कौन था, F21 था, तो माइनस F21, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज माइनस ऑफ फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1। मतलब अगर पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो दूसरा भी पहले पे एक्सर्ट करेगा, तो एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। गुड। देन इस कूलम्ब्स लॉ पे बेस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टोटल दो डेफिनेशन है, एक है थ्योरेटिकल डेफिनेशन, एक है मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज हमारे पास एक चार्ज है, इसको मैं बोलूंगा सोर्स चार्ज। हर एक चार्ज के सराउंडिंग रीजन में एक ऐसा सराउंडिंग रीजन में एवरी चार्ज हैज अ स्पेस सराउंडिंग इट इन विच, तो इसके सराउंडिंग में अगर दूसरा चार्ज आता है तो दिस सेकेंड चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए आप बोलते हो द स्पेस और रीजन सराउंडिंग एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखना, हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर दूसरा चार्ज आएगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। तो जो सराउंडिंग रीजन है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सिमिलरली जैसे हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। तो सिमिलरली एनी चार्ज has a space surrounding it in which another charge experiences force, and this space surrounding a charge in which other charge experiences force is called as electric field or electrostatic field। ये theoretical definition। अगर हमको इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन चाहिए तो वी स्टार्ट बाय सेइंग कि हमको तो फोर्स पता ही है, कूलम्ब्स लॉ ने हमको पहले ही बता दिया कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है फर्स्ट चार्ज का, तो हमने क्या किया था, हमने सेकेंड चार्ज को बना दिया था +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब Q2 की वैल्यू कितनी है, 1। इसी फोर्स को बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैथमेटिकली द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट, in the field of another charge is defined as electric field of that charge। तो वापस बता देता हूँ, एक बार अच्छे से समझ लो। The idea is very very simple। हमारे पास बाय कूलम्ब्स लॉ ऑलरेडी फोर्स का डेफिनेशन है। हमको थ्योरेटिकली पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरेटिकली, अ रीजन इन व्हिच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने ऐसा बोला कि कूलम्ब्स लॉ ने हमको फोर्स बता दिया, अब हमको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले चार्ज का। जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे हो तो क्या बोलोगे, सोर्स चार्ज। जो बचा हुआ दूसरा चार्ज है उसको कितना बना देंगे, +1 कूलम। +1 कूलम को बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर मैं सेकेंड चार्ज को +1 कूलम बना देता हूँ तो उसी फोर्स की वैल्यू को बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज in the field of another charge at that point। why at that point, जैसे डिस्टेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, जैसे डिस्टेंस कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, राइट। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आ गया। या फिर अदरवाइज रिमेंबर ऐसा भी कर सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Q2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 कूलम। हमारे पास 1 कूलम का चार्ज नहीं है तो क्या करोगे, दोनों साइड को Q2 से डिवाइड कर दोगे, तो Q2 बाई Q2
कैंसर, और इस Q2 को यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। तो मैंने सिर्फ इतना ही किया है, मैंने दोनों साइड को किससे डिवाइड किया, Q2 कैंसर, यहाँ पे F/Q2 बन गया। तो इसको मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज इज फोर्स अपॉन सेकेंड चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। यहाँ तक क्लियर? गुड, रिमेंबर दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट चार्ज इज 1/4 pi epsilon 0 Q1 अपॉन R स्क्वायर या फिर F/Q2। क्लियर? गुड। देन अगर पहला चार्ज दूसरे के फील्ड में है, राइट, है ना, पहला चार्ज दूसरे के फील्ड में है, बराबर, दूसरा चार्ज अगर पहले के फील्ड में है तो पहला चार्ज भी दूसरे के फील्ड में। इफ द फर्स्ट चार्ज हैज इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें सेकंड चार्ज है, तो सेकंड चार्ज आल्सो हैज इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें पहला चार्ज। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए सेकंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफाइन कर सकता हूँ। जब सेकंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हो तो सेकंड को बना दो सोर्स, पहले को बना दो टेस्ट। तो E2 will be equal to 1/4 pi epsilon 0 Q2 by R square और F/Q1। अब ये सारा क्यों हम लोग कर रहे हैं कि समझ में आएगा थोड़ी देर में, यू विल हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। ये नहीं समझा ना तो मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड भूल जाना, कुछ समझ में नहीं आएगा। और बेसिक से क्लियर नहीं है तो मैग्नेटिज्म बहुत दूर की बात है। वेल बाय द वे, जस्ट टू रिमेम्बर, जस्ट टू रिमाइंड, हम जब बेसिक डेफिनेशन बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होगा, फोर्स का डेफिनेशन होगा, तो हम सारे चार्जेस लेते हैं पॉजिटिव। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। नाउ रिमेम्बर, इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन आ गया फोर्स अपॉन चार्ज। ये जनरल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स पर यूनिट चार्ज। पहले चार्ज का फील्ड तो यहाँ पे सेकंड चार्ज का फील्ड तो यहाँ पे फर्स्ट चार्ज। तो इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये जनरल डेफिनेशन। गुड, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होगा। क्लियर? और दोनों चार्जेस क्या थे? पॉजिटिव थे। तो पहला चार्ज दूसरे को रिपेल करेगा और दूसरा चार्ज पहले को रिपेल करेगा, करेक्ट। और अगर मैंने सेकंड चार्ज को +1 कूलम बना दिया तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर ऑफ सोर्स चार्ज? वापस सुन लो मैंने क्या बोला, अच्छे से सुन लो। दोनों चार्जेस क्या है? पॉजिटिव है, राइट। बेसिक डेफिनेशन के वक्त हम दोनों को पॉजिटिव रखते हैं, तो फोर्स क्या आएगा? रिपल्सिव आएगा। रिपल्सिव फोर्स मतलब अवे। फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? सेकेंड, ड्यू टू फर्स्ट। What is direction? 1 to 2. Force on 2 due to 1 is from 1 to 2, मतलब ये डायरेक्शन है। मतलब सोर्स चार्ज से अवे है। टेस्ट चार्ज कौन था? Q2। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम 1 to 2? मतलब सोर्स चार्ज से अवे। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फ्रॉम 1 to 2, मतलब इट इज अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज एंड सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, राइट। तो जो डायरेक्शन फोर्स का वही डायरेक्शन फील्ड का, क्योंकि जब आप लिखते हो ना A बार इक्वल टू B बार बाई 2 बाई 3 बाई 4 इंटू n, तो ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो जब मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है डायरेक्शन सेम है। फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अवे, अवे फ्रॉम टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम टेस्ट चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? पॉजिटिव चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव। और अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता? टूवर्ड्स, टूवर्ड्स होता, राइट। गुड। तो दिस इज समथिंग बेसिक दैट यू विल नीड, तो ये पता होना चाहिए। तो सो फार द आइडिया इज, ये सब बताने के पीछे देयर इज सर्टेन रीजन बिहाइंड इट। जो मैग्नेटिक फील्ड समझना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले पता होना चाहिए। नंबर 1, हर एक स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक है। वो हर एक चार्ज एट रेस्ट, उससे सराउंडिंग में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ तक क्लियर?
पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अवे, नेगेटिव का क्या है, टूवर्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। देन इसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो ये एक चार्ज है -q, एक चार्ज है +q। सेंटर से -q l डिस्टेंस पे, सेंटर से +q भी l डिस्टेंस से। तो टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। करेक्ट। A straight line passing through the center of both the charges is called as axis of dipole. तो दोनों चार्जेस के सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन पास होगा उसको बोलोगे एक्सिस ऑफ डाइपोल। और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल बट परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर ऑफ डाइपोल। इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल होगा। जैसे यहाँ पे +q -q है, वहां पे नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द चार्जेस इज एक्सिस, वहां पे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स इज एक्सिस। इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। A straight line passing through center of dipole and perpendicular to axis is called as equator. वहां पे a straight line passing through center of magnet and perpendicular to axis is called as magnetic equator. फिर हमने डिफाइन किया था something called as electric dipole moment. इसको हम डिनोट करते हैं P से। by definition it is the product of magnitude of one of the charges. दो चार्जेस है, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड वैल्यू, मॉड वैल्यू मतलब प्लस, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। करेक्ट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। गुड। तो ये डायरेक्शन आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। सिमिलरली मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड में भी आप डिफाइन करोगे समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, व्हिच इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल या साउथ पोल के स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड, और पोल स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं QM से, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। जैसे यहाँ पे 2 है, वहां पे भी 2 है। जैसे ये वेक्टर वो भी वेक्टर, जैसे ये इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके। देन इसके बाद हमने 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या सीखा था? इसके बाद हमने 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा था कि अगर हमने ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। So if we keep electric dipole in external uniform electric field, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। ओके। तो क्या होगा? सिंपल, दिस इज पॉजिटिव चार्ज +q, दिस इज नेगेटिव चार्ज -q। तो positive charge will be attracted towards negative of electric field. What is direction of electric field? Positive to negative. मतलब positive charge will experience a force in the direction of electric field. Force positive charge पे कहाँ लग रहा है? To the right. Electric field क्या है? To the right. मतलब force experienced by positive charge is in the direction of electric field. Similarly, force experienced by negative charge is in the direction opposite to that of इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे फोर्स आएगा -QE, राइट। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दो फोर्सेस आ गए, एक +q पे एक -q पे। टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट, इसको बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं? कपल। तो टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस
दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, और दोनों अलग अलग पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। ये एक्ट हो रहा है बी पॉइंट पे, ये एक्ट हो रहा है ए पॉइंट पे। इसको हम बोलते हैं कपल। एंड जहां जहां पे कपल हो, इट बेसिकली रोटेट्स। तो व्हाट डज इट डू, इट प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन। तो ये कपल क्या करेगा, डाइपोल को रोटेट करेगा। और जब जब कपल हो, वहां पे कौन एक्ट होता है, टॉर्क। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, दैट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज की जगह पे आएगा पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, नेगेटिव की आएगा नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन ऑफ थीटा। तो हमको ये भी प्रूव करना है, टॉर्क एक्टिंग ऑन a magnet या magnetic dipole in an external uniform magnetic field is given by mu v sin theta, where theta is the angle between axis and electric field. Good, good. Then 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने पोटेंशियल क्या होता है वो देखा, पोटेंशियल। फिर हमने एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड किया, हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड किया, हमने कैपेसिटर क्या होता है वो देखा था। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्जेस। पहला चार्ज इन्फिनिटी से लाए, एक पॉइंट पे रख दिया, नो वर्क इज डन, मतलब जीरो पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा चार्ज लाए, वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट। तो जो वर्क किया वो कहाँ गया, वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो हो गया स्टोर, कहाँ स्टोर हो गया वो, सिस्टम ऑफ चार्जेस में, राइट। तो जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करते हो, यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करोगे। देन 11th 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद कनेक्टिंग चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्जेस एट रेस्ट। लेकिन चार्जेस हमेशा रेस्ट पे होते नहीं है, चार्ज आल्सो मूव। तो व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग दे कंस्टिट्यूट करंट, मूविंग चार्जेस कंस्टिट्यूट करंट। तो वी डिफाइन करंट फर्स्ट, वी डिफाइन करंट कैसे डिफाइन करते हो, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ एरिया पर यूनिट टाइम, करेक्ट। तो जब चार्जेस मोशन में होंगे तो दो चीज होगी। तो सबसे बेसिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, charges are completely at rest, but when charges start moving they give current। तो करंट जब आएगा तो फिर यू स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी। 11 के करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने बहुत बेसिक बेसिक आइडिया स्टडी किया था। व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज ओम्स लॉ, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। याद है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वहां से आप कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हो। 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में यू स्टार्ट विद किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, जिसको आप किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हो। देन किरचॉफ सेकंड लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। उसके बाद हमने 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो डिवाइसेस सीखे थे। एक था टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस which is called as Wheatstone's meter bricks, और एक था पोटेंशियोमीटर टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ। फिर हमने पोटेंशियोमीटर का यूज देखा था इन टू डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सेल मेथड। देन to compare EMF of two cells by sum and difference method, याद है क्या, असिस्टेड अपोज, कॉम्बिनेशन मेथड। उसके बाद हमने पोटेंशियोमीटर का यूज देखा था टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। और लास्ट टॉपिक जो था वो था गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद का चैप्टर कंप्लीटली डेडिकेटेड था टू द मेजरमेंट ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेजेस, ईएमएफ।
बट एक चीज वहां हमने डिस्कस नहीं की थी, वो अब करना है। जब चार्जेस मूव होते हैं तो करंट तो मिलता ही है, लेकिन जब करंट होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। So that is the starting point of this chapter. Electrostatic charges at rest. Magnetostatic इस चैप्टर का और एक नाम है मैग्नेटोस्टैटिक। तो मैग्नेटोस्टैटिक मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस एट रेस्ट पे थे, तो चार्जेस एट रेस्ट क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। If the charges are at rest, they produce electric field in the surrounding region. Similarly, when you have steady current, देखो similarity, मैंने इसलिए पूरा ये बताया है, we are not wasting our time. ये जो पिछले 20-25 मिनट मैंने आपको पूरा रिवीजन करके दिया, उसका एक रीजन था। उसका रीजन ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता नहीं होगा तो आपको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। So you have to know all this. So remember, charges, static charges produce electric field, steady currents produce magnetic field. ये एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, मुझसे ही पूछा था, तो मुझे पता है। तो यू नो, जब अगर आपको प्रोफेसर बनना होता है, लेक्चरर बनना होता है, तो इंटरव्यू कैसा होता है? दे कॉल जनरल लेक्चर, बुलाते हैं, जाओ पढ़ाओ, गो एंड टीच समथिंग, जो टॉपिक तुमको पसंद है वो पढ़ाओ। तो मैं यही कुछ करंट की बात कर रहा था, तो someone said, how do you produce magnetic field? ओके, तो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा था उसी टाइप का आंसर दिया। इलेक्ट्रॉन को धक्का दे दो, डन। पुश इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। बट व्हेन यू मेक इलेक्ट्रॉन टू मूव, moving electron constitute current and current produce magnetic field, done. Good. So remember, steady current मतलब magnetic field, steady static electron, static charge मतलब electric field. Good. So this is the starting point of magnetic fields due to electric currents or magnetic fields, magnetic effect of electric current. तो थोड़ा सा introduction देखेंगे, very short introduction. We know that, what do you know? We know that static charges produce, क्या प्रोड्यूस करता है? स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड्स in the region surrounding them, in the region surrounding them. So in electrostatics we study, in electrostatic we study, what do you study? The properties of charges at rest. The properties of charges at rest, like force between two charges, like electric field of charges, like electric potential of charges, etc., etc., potential energy of charges. But moving charges constitute current. When charges start moving, they constitute current, right? Then and currents produce magnetic field in the region surrounding them, in the region surrounding them. यहाँ तक क्लियर, राइट? हाँ, in currents produce magnetic field in the region surrounding them. यहाँ तक क्लियर? अब वो जो पूरा मैंने हिस्ट्री बताया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे। देखो, स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेडी करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज is directed away
and negative charge is directed toward. Now the question here is, suppose मेरे पास एक long straight current carrying conductor है. I have a long straight current carrying wire carrying a current I. तो अब ये तो पता लग गया कि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है. नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वैसे मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना सिंपल था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डिफाइन किया था बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ. दोनों चार्जेस लिए थे पॉजिटिव, एक को कर दिया 1 कूलम. आपने बोला 1 कूलम पे जो फोर्स है इट इज डायरेक्टेड अवे, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज अवे एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज टूवर्ड. बट रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए हमको रूल लगता है, तो वी यूज अ रूल व्हिच इज कॉल्ड एज राइट हैंड थंब रूल. तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, imagine a long straight wire या conductor carrying current is held in your right hand such that the thumb is outstretched. Out मतलब बाहर और stretched, and the fingers are curled around. If thumb gives the direction of current, then the curled fingers give you direction of magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है. इमेजिन सच में जाके मत पकड़ना, इट विल बी लास्ट डे. तो गए सर ने बोला था, मैंने नहीं बोला. मैंने बोला इमेजिन द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड सच दैट थंब इज आउट मतलब बाहर और स्ट्रेच्ड है, and the fingers are curled. If thumb gives direction of current, then the fingers give direction of magnetic field. इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो यू आर सपोज टू यूज राइट हैंड थंब रूल. तो ये एक ब्लू कलर का मैंने वायर दिखाया है, which is imaginary wire carrying a current. Thumb is pointing in the direction of current and the curled fingers are giving you direction of magnetic field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना, these are two different things. So to find out direction of magnetic field, we use right hand thumb rule. तो पहले राइट हैंड थंब रूल क्या है पहले वो समझ लेते हैं. राइट हैंड थंब रूल. Then how do you define right hand thumb rule? बहुत सिंपल, मैंने अभी बताया. इमेजिन, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, समझ जाओ इसका मतलब क्या है. जस्ट इमेजिन, डू नॉट डू दिस इन रियल लाइफ. इमेजिन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर या कंडक्टर, a long straight wire to be held in your right hand, such that thumb is outstretched, and the fingers are curled around. If the thumb represents direction of current, then the curled fingers represents direction of magnetic field. इस चैप्टर को जितना सिंपल मैं कर पाऊंगा उतना करके बताऊंगा, क्योंकि एक बार लिंक गया तो गए, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा. अब
तो अगर करंट बॉटम से टॉप जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। और अगर करंट टॉप से बॉटम जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है क्लॉकवाइज। रिमेंबर, नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग कभी कभी करंट को प्लेन ऑफ द पेपर से, आपके बुक में जो पेपर है उससे बाहर की तरफ दिखाते हैं, या फिर इस बोर्ड से बाहर की तरफ दिखाते हैं। तो इफ द करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, then again magnetic field is anti-clockwise. If it is going inside the plane of board, then it is clockwise. Remember, डायरेक्शन आगे, डायरेक्शन नहीं समझा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे इसके। So if the current is going from bottom to top, magnetic field is anti-clockwise. Top to bottom, clockwise. Coming out from the plane of board, anti-clockwise. Going inside is clockwise. Good. Remember. अब जैसे स्टैटिक चार्जेस में फोर्स था, स्टैटिक चार्जेस के केस में क्या था, हमारे पास एक स्टैटिक चार्ज है जिसका फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस स्टैटिक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई और आ गया, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। सिमिलरली अगर हमारे पास दो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, वी हैव टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब दोनों के दोनों में करंट है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो अब ये जो पहला कंडक्टर है, ये पहला कंडक्टर, पहले कंडक्टर में जो करंट है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ प्रोड्यूस करेगा, इन द रीजन सराउंडिंग इट, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने क्या दिखाया, करंट बॉटम टू टॉप। अब अगर सेकेंड कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। विच फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, नहीं करेगा एक्सपीरियंस। करंट है क्या इसमें अभी तक, नहीं, तो पहले करंट दिखाओ, राइट। तो इफ you have one wire which is carrying current, it will produce magnetic field in its surrounding region, and अगर उस रीजन में दूसरा कंडक्टर आ गया और उसके पास भी करंट है तो it will experience a force due to magnetic field of force। हम बाद में फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकंड। लुक एट द सिमिलरिटी। इंपॉर्टेंट है कि सिमिलरिटी कितना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक चार्ज था जिसका फील्ड था, उसमें दूसरा चार्ज आ गया, तो दूसरे चार्ज ने क्या एक्सपीरियंस किया, फोर्स। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक था, यहाँ स्टेडी करंट है। पहले कंडक्टर के स्टेडी करंट ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, पहले स्टैटिक चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। दूसरा कंडक्टर कैरिंग स्टेडी करंट, ये पहले के फील्ड में आया, दूसरा स्टैटिक चार्ज ये पहले के फील्ड में आया। ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिर्फ एक डिफरेंस, जब दोनों लाइक चार्जेस थे तो फोर्स इज रिपल्सिव, यहाँ उल्टा है, जब दोनों लाइक करंट्स हैं तो फोर्स इज अट्रैक्टिव, मतलब these two will be attracted towards each other। अब लाइक करंट का मतलब क्या, लाइक करंट मतलब करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो लाइक करंट्स will attract each other and unlike currents will repel each other। Good। जैसे हमने देखा था फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी है, क्योंकि अगर दूसरा चार्ज पहले चार्ज की फील्ड में है तो पहला चार्ज भी दूसरे चार्ज की फील्ड में है। सिमिलरली पहले कंडक्टर में करंट है, पहले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें दूसरा कंडक्टर है तो दूसरे कंडक्टर के पास भी करंट है, तो दूसरे कंडक्टर का भी मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में कौन है, पहला कंडक्टर। मतलब अगर पहला कंडक्टर दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो दूसरा भी पहले पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो these two situations are very similar। सिर्फ रिमेंबर, वहां पे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यहाँ पे लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे वहां पे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पे अनलाइक करंट रिपेल ईच अदर। अनलाइक मतलब एक करंट
बॉटम टू टॉप, दूसरा टॉप टू बॉटम। अगर टॉप टू बॉटम है तो इसमें फील्ड का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। पहले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे का है क्लॉकवाइज। जैसे वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स था, यहाँ पे अब हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स। मतलब कंडक्टर 1 विल रिपेल कंडक्टर 2, बराबर, एंड कंडक्टर 2 विल रिपेल कंडक्टर 1। अगर अट्रैक्टिव फोर्स हो तो दोनों वायर एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होंगे, मतलब दे विल लुक समथिंग लाइक दिस, है ना, they will tend to move towards each other. If the force is attractive, like current, attractive force, the wires will tend to move towards each other. और ये एक्सपेरिमेंट तो घर पे भी कर सकते हो। दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर लो, ट्राई करो, दो छोटे सेल लाओ, 10-10 रुपए के सेल लाओ, राइट, और उन सेल को ऐसा कनेक्ट करो कि दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है। यू विल सी, जैसे करंट पास किया दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ओके, फिर एक सेल का कनेक्शन एज इट इज रखो, अब दूसरे का चेंज कर दो। मतलब एक में करंट आप भेज रहे हो बॉटम टू टॉप, दूसरे में टॉप टू बॉटम। यू विल सी व्हाट यू विल सी दैट these two wires are going away from each other। यहाँ पे they are attracted towards each other, there they are going away from each other। यहाँ तक क्लियर? गुड। देन कौन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था? करंट। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था? मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन करंट का डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन है? चार्जेस मूविंग पर यूनिट टाइम। मतलब करंट है, मतलब कौन है, कौन मूव हो रहा है? चार्ज। मतलब कौन सा चार्ज मूव हो रहा है? विच चार्ज डज मोशन। इसलिए मैंने नहीं, अपोजिट नहीं, मैंने इसके लिए बोला था बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एटम में कौन सा, आई विल मेक इट मच मोर इजी, कौन से टाइप के मेटल कंडक्टिंग होते हो बताओ? मेटल्स। मेटल कंडक्टिंग क्यों होता है? क्योंकि उनके लास्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो इजीली फ्री होंगे। फ्री कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो मोशन कौन परफॉर्म करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट होना मतलब किसका मोशन होना? और करंट को क्या एक्सपीरियंस करता है? मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन करंट किससे बना है? इलेक्ट्रॉन के मोशन से। मतलब रियलिटी में मैग्नेटिक फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मूविंग नहीं है तो करंट नहीं है, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is moving with velocity v bar in an external magnetic field, v bar, magnetic field v bar, then it experiences a magnetic force given by अब देखो फोर्स दो टाइप के हैं। अब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो मैं अगली बार से इलेक्ट्रोस्टैटिक को लिखूंगा Fe, और मैग्नेटिक तो Fm बार, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। माइनस ई, व्हाट इज माइनस ई? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन v bar क्रॉस v bar। So magnetic force acting on an electron moving with velocity v in external field v is given by minus e v bar cross v bar। यहाँ तक क्लियर? इन जनरल अब हर बार क्या नेगेटिव चार्ज ही मूव होगा? यू में हैव पॉजिटिव चार्ज मूविंग, यू में हैव अल्फा पार्टिकल मूविंग। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? टाइनी पार्टिकल। लेकिन व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें, दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने वहां से निकाल दिया, क्या बचा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो इन जनरल अगर चार्ज पॉजिटिव भी हुआ तो इन जनरल
force acting on charge Q in an external magnetic field is given by Q V bar cross V bar. Are that clear? So this is the general expression for force. What's the force? Magnetic force on a charge Q moving inside external field B with velocity V. So remember, अगर velocity 0 है तो force 0 है, अगर external field 0 है तो force 0 है, अगर charge 0 है तो force 0 है. मतलब न्यूट्रॉन अगर मूव भी हो रहा है एक्सटर्नल फील्ड में, मूव हो रहा है मतलब वेलोसिटी है क्या न्यूट्रॉन के पास? यस. एक्सटर्नल फील्ड है क्या? यस. लेकिन चार्ज है क्या? नहीं. तो न्यूट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ तक क्लियर? गुड. तो इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे.